हेलो दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल शिक्षा विद डीके पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, उसमें हम आज जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ना, उसमें लास्ट प्रकार की अभिक्रिया है ना, एक तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके अलावा इस पार्ट के जो हमारे पहला पार्ट चल रहा है ना क्लास 10th का, जो हमारा पहला पार्ट चल रहा है ना क्लास 10th का, उसका ये लास्ट टॉपिक है आज और लास्ट वीडियो, फिर ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे एक तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रकारों में, एक रह गई हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक टॉपिक है संसारण और एक है विकृत गंधिता। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है रेडॉक्स अभिक्रिया। सबसे पहले रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम, रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है ना। और इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता हो और दूसरा अभिकारक अपचयित होता हो, इसमें है ना रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की घटनाएं साथ साथ होती है, दोनों की क्रियाएं साथ साथ जो होती है, इस वजह से इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, देखो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी वह अभिक्रिया, इसकी परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित, एक अभिकारक उपचयित, उपचयित को क्या बोलते हैं? उपचयित को बोलते हैं ऑक्सीकरण। एक अभिकारक तो क्या होगा? उपचयित, और उपचयित को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक तो क्या होता है? उपचयित होता है, और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयित। अपचयित होता है। अर्थात आगे मोड़ लिख सकते हैं, अर्थात इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उपचयन, अर्थात इस अभिक्रिया में एक पदार्थ, अर्थात इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन, इस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती है, साथ होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित होता हो, उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण होता हो, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि, है ना। एक पदार्थ तो क्या होता है? उपचयित, और दूसरा पदार्थ अपचयित। अर्थात इस अभिक्रिया में ना उपचयन और अपचयन की घटनाएं या क्रियाएं ना साथ साथ होती है। एक पदार्थ उपचयित होगा, उसी समय दूसरा पदार्थ अपचयित होगा, यानी कि उपचयन का मतलब, अब देखो पहले हम पढ़ लिए उपचयित। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है, सही है, उपचयित या फिर ऑक्सीकरण होता है, और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन शब्दों को हम साइड में लाते हैं। पहला है उपचयन, ये दूसरा है अपचयन।
एक है उपचयन। अब उपचयन में क्या होगा, उपचयन में होगा ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि, और हाइड्रोजन की, इसकी तो वृद्धि होती है, जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसकी क्या होती है, कमी होती है, यही पढ़े थे हम। इसके बाद में अपचयन, अपचयन में होगी ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी होगी, और हाइड्रोजन की क्या होगी, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे हम अपचयन कहते हैं। और यही पढ़ा था ना इससे पहले, हमारा जो वीडियो था ना उसमें यही पढ़े थे मना, उपचयन, अपचयन और ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो ये हमने पढ़ ली थी। इसमें क्या होगा, हमने ये अलग अलग पढ़ी कि भाई उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब ये एक साथ ही आ गई। रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है ना। यानी कि उपचयन में एक पदार्थ में तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, एक अभिकारक है ना उसमें तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसी समय है ना दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, इसके उदाहरण की बात करें ना, तो हम उदाहरण लेते हैं इसका, कौन सा ले एक उदाहरण, हाँ ये ZnO+C है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस C। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखो यहाँ देखो ZnO+C, ये क्या हो गया, Zn+CO, Zn+CO। अब देखो इस उदाहरण में देखो, इस उदाहरण में देखो इस उदाहरण में देखो, ये है जिंक ऑक्साइड, इसके पास में ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन इसके पास में नहीं है। देखो एक अभिकारक तो ये है, यहां से ये बन रहा है, सही है, और एक अभिकारक ये है, कार्बन से ये बन रहा है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ क्या था, इसके पास यहाँ ऑक्सीजन था जिंक के पास, और यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी। अरे जिंक के पास ऑक्सीजन यहाँ था, इस तरफ जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो हो गया क्या, क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। बताओ, ऑक्सीजन की, यहाँ जिंक के पास ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी। अरे ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, और ऑक्सीजन की कमी होती है ना उसे हम बोलते हैं अपचयन। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है अपचयन की घटना, यहाँ क्या हो रही है, अपचयन, है ना। और नीचे वाला क्या था, नीचे वाले में कार्बन, देखो यहाँ कार्बन अकेला था, यहाँ क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, किसमें हो गई, कार्बन में, कार्बन के पास ऑक्सीजन चला गया ना, तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, है ना। ये इसका उदाहरण है। अगर दूसरे उदाहरण की बात करें ना हम, तो दूसरा उदाहरण भी हम एक और ले सकते हैं। जैसे एक उदाहरण की बात करें, जैसे CuO+H2, हाँ सही है, CuO+H2। तो देखो दोस्तों दूसरा उदाहरण, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा उदाहरण CuO+H2, ये किस में टूट जाएगा, ये हो जाएगा Cu+H2O, ये भूरे रंग का होता है, कॉपर। अब इसमें देखो, इसमें है क्या क्या, पहले तो उसके तीर के निशान लगा लो, क्या क्या है इसके पास देखो, इसके पास में एक तो कॉपर ऑक्साइड है और उस तरफ कॉपर है, ऐसे, सही है। और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, सही है। अब देखो इसमें से तुमसे पूछे ना भाई कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है और कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, ये क्वेश्चन आएगा। मोस्ट ध्यान रखना, ये दोनों है ना एग्जाम्पल, ये दोनों उदाहरण है ना, ये दोनों उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देर देर पूछ ले कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। इसमें देखो कॉपर के पास ऑक्सीजन था, कॉपर के पास ऑक्सीजन था, इस तरफ कॉपर के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जहां ऑक्सीजन की कमी होती है ना उसे हम बोलते हैं अपचयन। अरे सही है क्या, उसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन। और नीचे वाले इसमें देखो दूसरे में हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, यहाँ हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन में किसकी वृद्धि हो गई, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो उसको हम बोलते हैं, जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ना उसको हम बोलते हैं उपचयन, उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन, सही है।
ये हमारी क्या है, ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये मोस्ट है, इसका ध्यान रखना। ये डायरेक्ट पूछी जाती है, बहुत बार आ चुकी है ना वार्षिक के पेपर में। अब इसमें देखो रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया सिंपल सी अभिक्रिया है एक, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ उपचयित होता है यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि, और उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ हो रही है, जो हमने इसमें देख लिया है ना। ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और अगर तुमसे पूछ ले भाई ZNO, ये अभिक्रिया दे दे, डायरेक्ट दे दे ये अभिक्रिया, भाई इसमें कौन सा पदार्थ उपचयित हो रहा है, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है, तो ऐसे करना है तुम्हें भाई। जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक का तो अपचयन हो रहा है, और जो कार्बन है ना, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और उपचयन और अपचयन, इनको अगर किसी को देखना है तो इससे जो पहले वीडियो बनाए थे ना, उसमें इनको देखो, जो इन दोनों का समझ गया ना, उपचयन और अपचयन। देखो एक तो उपचयन अभिक्रिया होती है, अलग होती है, ध्यान रखना। एक तो होती है उपचयन अभिक्रिया, एक होती है अपचयन अभिक्रिया, है ना, अलग अलग होती है। ये एक साथ नहीं होती, उपचयन अलग होती है, अपचयन अलग होती है। इनका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं। जो इन दोनों को समझ गया ना, उनके लिए ये तो बिल्कुल आसान है ना। इनमें यही हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इनमें अलग अलग होता था और इनमें साथ हो रहा है, इतना सा फर्क है ना। ये हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब इसमें जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें 2 टॉपिक और बच गए, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक है संसारण और दूसरा है विकृत गंधिता, है ना। तो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा संसारण। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है संसारण। कौन सा है, संसारण। तो अगला हमारा टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है संसारण। और संसारण को ही बोलते हैं जंग लगना, जंग लगना, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जंग लगना। देखो संसारण क्या होती है, यानी देखो पहले तो जंग किस कारण से जंग लगता है। जैसे कोई लोहा है तो लोहे पर जंग क्यों लगेगा और कब लगेगा और कब स्थिति में लगेगा। तो देखो लोहे पर जंग लगेगा जब वह पानी के संपर्क में, यानी नमी आर्द्रता के संपर्क में आएगा, तब वह वायु के संपर्क में आए, या फिर अपने आसपास कोई अम्ल क्षारक मिट्टी आदि के संपर्क में आता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जंग लगता है। उसमें क्या होता है, उसमें जंग लगता है ना। यही होता है ना, अरे संसार में यही होता है ना। अब इसके अलावा देखो, इसकी सिंपल सी परिभाषा है भाई, जब कोई धातु, अब धातु में कोई लोहा, एल्यूमिनियम कोई भी हो सकता है, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित, जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, क्षार, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे क्या होने लगती है, संसारित होने लगती है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है संसारण। देखो जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, क्षार और नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है ना, तो वह धीरे धीरे संसारित होने लगती है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है संसारण। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, संसारण कहा जाता है। देखो जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, क्षार, नमी या आर्द्रता ना, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तो वह धीरे धीरे
संसारित होने, तो वह धीरे धीरे संसारित होने लगती है और इस प्रक्रिया को संसारण कहा जाता है। संसारण कहा जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संसारण कहा जाता है। संसारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, क्षार, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती है ना, तो वह धीरे धीरे संसारित होने लगती है। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा जंग लगता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं संसारण। ध्यान रखना, जंग एक दिन में नहीं लगता। जंग ना, जंग लगना या संसारण होना, यह ना मंद गति की अभिक्रिया है ना। इसमें धीरे धीरे ये संसारित होगी, इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। तो ये क्या हो गई? ये संसारण की परिभाषा हो गई। और देखो संसारण के कारण, जो संसारण के कारण, इसमें आगे ये परिभाषा होगी। इसमें एक टॉपिक और लिखोगे तुम, संसारण के कारण। संसारण के कारण जो वस्तुएं हो ना, वस्तुओं की चमक में कमी आती है। ये बात भी लिख देना, है ना। यानी कि संसारण के कारण जो वस्तुओं की चमक होती है ना, उसमें क्या आ जाती है? कमी आ जाती है ना। ये क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी। अब देखो इसके उदाहरण, यानी कि किस किस पर लगता है। जैसे उदाहरण की बात करें ना, तो उदाहरण में लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। और इसके बाद में चांदी पर जंग लगना, चांदी पर जंग लगना। चांदी पर जंग लगना। और तीसरा तांबे पर जंग लगना, तांबे पर जंग लगना, है ना। अब देखो जो लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर है ना, लोहे के ऊपर तो होती है भूरे रंग की परत चढ़ती है, भूरे रंग की। और जो हमारी चांदी होती है ना, चांदी पर जो संसारण होता है ना, वो होता है काले रंग का। और जो तांबा होता है ना, तांबे के ऊपर होता है हरे रंग का। तांबे के ऊपर कौन से रंग का? हरे रंग का। यानी कि लोहे के ऊपर अगर जंग लगता है ना, तो उसका कलर होगा भूरा। चांदी के ऊपर अगर जंग लगेगा या चांदी संसारण होगी, तो उस के ऊपर कलर होगा वो काला। और तांबे के ऊपर हरे रंग का कलर होता है, यानी हरा रंग होता है। ध्यान रखना ना, लोहे पर भूरे रंग का, चांदी पर काले रंग का और तांबे पर हरे रंग का, हरे रंग की परत चढ़ती है। अब देखो इसके बाद में इसके उपाय, इसके यानी कि संसारण को बचाव के तरीके, है ना। संसारण के बचाव के तरीके, यानी कि हम क्या करके वस्तुओं को संसारित होने से बचा सकते हैं। क्या करके वस्तुओं को संसारित होने से बचा सकते हैं? पहला तो देखो ग्रीस लगाकर, जो हमारा ग्रीस होता है ना, ग्रीस लगाकर। दूसरा पॉइंट होगा हमारा तेल लगाकर। अगर हम जो वस्तु है ना, लोहे पदार्थ, लोहे से बनी वस्तु है ना, अगर उनके हम तेल लगाते हैं ना, तो वो संसारित नहीं होती है। तेल तीसरा पॉइंट होता है पेंट करके। आपने देखा होगा हमारे आसपास, घरों के आसपास अगर कोई लोहे की कोई भी पाइप वाइप होता है ना, दरवाजे खिड़कियां होती है, उनके ऊपर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं। और पेंट क्यों करते हैं? जंग से बचाने के लिए, यानी वो संसारित ना हो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। इसके बाद में यशद लेपन, ये क्या है? ये कुछ तरीके हैं, है ना। ये क्या है? कुछ तरीके हैं जिनसे देखो, अगर किसी भी वस्तु के तुम ग्रीस लगा दोगे, तेल लगा लोगे, उसके ऊपर पेंट कर दोगे, यशद लेपन की प्रक्रिया कर लोगे, तो वो ना
वो वस्तु संसारित नहीं होगी। तो ये संसारित यानी कि संसारण से बचाने के कुछ तरीके हैं। देखो इसकी परिभाषा, संसारण का मतलब होता है जंग लगना। और एक बात ध्यान रखना, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भी बात ध्यान रखना। वैसे हमारे है ना पहला टॉपिक इसी के ऊपर था, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के ऊपर, है ना। तो अगर किसी को भी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में समस्या आ रही है तो वो हमारा फर्स्ट वीडियो देख ले। तो देखो जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना धीमी या मंद गति की अभिक्रिया है। जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? धीमी या मंद गति की अभिक्रिया, मंद गति की अभिक्रिया, ये बात भी ध्यान रखना। तो देखो संसारण क्या होता है? संसारण होता है जंग लगना। इसकी परिभाषा क्या होती है? जब कोई धातु अपने आसपास स्थित अम्ल, क्षार, नमी, वायु आदि के संपर्क में आता है तो धीरे धीरे वह संसारित होने लगता है, यानी कि उस पर धीरे धीरे ऊपर उसके ऊपर जंग लगने लगता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है संसारण। इसके कुछ बचाव के तरीके हैं, ग्रीस लगाकर, तेल लगाकर, पेंट करके, और यशद लेपन या यशद लेपन, एक और होता है क्रोमियम लेपन, है ना। ये करके हम क्या कर सकते हैं? उसको बचा सकते हैं संसारित होने से। अब देखो उसके कुछ उदाहरण। और एक बात हो जाए ना, अगर किसी भी वस्तु के ऊपर संचारण यानी कि जंग लग गया ना तो उसकी जो चमक होती है ना वो खत्म हो जाती है। इसके उदाहरण की बात करें तो लोहे पर जंग लगता है वो भूरे रंग का होता है, चांदी के ऊपर जंग लगता है वो काले रंग का होता है, और तांबे के ऊपर जंग लगना वो कौन से रंग की परत चढ़ती है? उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है। तो हमारा क्या हो गया? ये संसारण पूरा हो गया। इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है वो है विकृत गंधीता। कौन सा टॉपिक है वो? विकृत गंधीता। अब दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है विकृत गंधीता। कौन सा टॉपिक है हमारा? अगला टॉपिक है वो है विकृत गंधीता। हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधीता। देखो विकृत गंधीता क्या होती है? विकृत गंधीता होती है जो तेल या वसा युक्त, जो वसा या तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ है ना, वसा या तेलीय युक्त खाद्य पदार्थ को अगर हम लंबे समय तक रखते हैं ना तो वो खराब होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं विकृत गंधीता। अब वो खराब क्यों होते हैं? देखो किसी भी भोजन जो तेलीय युक्त पदार्थ, हमारा जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उनको हम लंबे समय तक रखते हैं ना, लंबे समय तक रखने पर उनमें उपचयन की क्रियाएं होती है। उनमें क्या होती है? उनमें उपचयन की क्रियाएं होती है। अब उपचयन यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उनमें उपचयन की क्रियाएं होती है, तो उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधीता। यानी कि वसा एवं तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनमें उपचयन या ऑक्सीकरण, है ना, उनका उपचयन या ऑक्सीकरण होने लगता है, जिसके कारण उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधीता। तो देखो वसा व तेलीय खाद्य पदार्थों को, वसा व तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन यानी ऑक्सीकरण, ये दूसरा नाम भी है ना इसका। देखो वसा व तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन होने लगता है, उनका उपचयन क्या करने लगता है? होने लगता है, और धीरे धीरे
और धीरे धीरे उनका, धीरे धीरे इनका, इनकी गंध व रंग, गंध व रंग परिवर्तित होने लगते हैं। गंध व रंग क्या होने लगते हैं? परिवर्तित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं वसा व तेलीय खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता बोलते हैं। वसा व तेलीय युक्त, यहाँ युक्त भी लगा लेना, वसा व तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका उपचयन होने लगता है। उनका क्या होने लगता है? उपचयन होने लगता है। और धीरे धीरे इनकी गंध, रंग व स्वाद, यहाँ स्वाद भी कर लेना, गंध आगे कर लेना, स्वाद, गंध, स्वाद व रंग परिवर्तित होने लगता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। समझ गए? यानी मतलब तेल, जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, वो खराब होने लगते हैं, उसको बोलते हैं विकृत गंधिता, है ना। अब देखो इसके बचाव के उपाय, यानी कि खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके कुछ उपाय है जी, जरूर इसके कुछ उपाय हैं। तो जो इनके उपायों की बात करें ना, या फिर बचाव के तरीके, है ना, या फिर बचाव के तरीके, कुछ भी मान लो, है ना। इनके उपाय है, जो बचाव के तरीके या फिर उपाय, बचाव के तरीके। विकृत गंधिता होने से बचाव के तरीके या कुछ उपाय है, तो वो बताइए। तो देखो इसके उपाय है, देखो पहला तो क्या होता है इसमें, देखो इसमें क्या होता है, ये विकृत गंधिता क्यों होंगे? क्योंकि ये इनका उपचयन होने लगता है। उपचयन में क्या होता है? उपचयन में होता है ऑक्सीजन की वृद्धि। इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो देखो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए, खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए, उपचयन को रोकने के लिए इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। क्या हो गया? देखो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है ना, तो ऐसे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो ऑक्सीजन को खत्म करते हैं, ऑक्सीजन को कम करते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ। तो इनको मिला दिए जाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, देखो जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखकर, देखो वायुरोधी बर्तनों में रखने से क्या होगा? वायुरोधी बर्तनों में रखने से है ना, जो ऑक्सीकारक है ना, उपचयन की क्रिया है ना, ये मंद हो जाती है। ये होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होगी, है ना। अगर तुम कहीं से भी बाहर से खाना वाना लाते हो ना, तो उसके चारों ओर एक एल्यूमिनियम की सी पन्नी होती है ना, वो चिपका के देते हैं। वो क्या होती है? वायुरोधी होती है, वो उसको खाने को खराब नहीं करती है। तो ये दो तरीके हैं बचाव या उपाय के तरीके खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए। इनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। दूसरा होता है खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखकर भी हम क्या कर सकते हैं? विकृत गंधिता होने से बचा सकते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण है,
देखो इसके कुछ यानी कि इसका एक उदाहरण, यानी कि अब तुम बताओ भाई सर विकृत गंदिता को कैसे बचाया जा सकता है, कोई एक तो उदाहरण देकर बताओ। तो देखो एक उदाहरण है जो तुम चिप्स खाते हो ना, चिप्स की थैलियां होती है ना, तो चिप्स होती है ना वो ज्यादा दिनों तक रहती है और वो फिर भी खराब नहीं होती है, ज्यादा दिनों तक रहती है, वो खराब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है वो विकृत गंदिता क्यों नहीं होती है? देखो रे, उनमें जो ऑक्सीजन होती है ना, पहले तो उसको हटा लिया जाता है, उस पॉलीथीन में जो भी ऑक्सीजन होती है ना उसको हटा लिया जाता है, और जो हमारी नाइट्रोजन गैस है ना उसको उसमें डाल दिया जाता है ना। तो देखो चिप्स की थैलियों को, कोई सी भी चिप्स ले लो, आलू की चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस उसमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे चिप्स का उपचयन नहीं होता है। यहां तक रख सकते हो तुम लोग, है ना। जब आलू की चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है या फिर मिलाई जाती है। जो क्यों मिलाई जाती है कारण पूछ लेना, तो क्या होगा, नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसमें नाइट्रोजन गैस उपस्थित होगी तो उपचयन की क्रिया नहीं होगी, उपचयन की क्रिया नहीं होगी, उपचयन की क्रिया नहीं होगी तो कोई भी पदार्थ, खाद्य पदार्थ विकृत गंधित नहीं होगा, यानी उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। देखो एक बार फिर से विकृत गंधिता की परिभाषा, वसा व तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर उनका क्या होने लगता है, उनका उपचयन या फिर ऑक्सीकरण होने लगता है और धीरे धीरे इनकी गंध, स्वाद व रंग में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है विकृत गंधिता। अब इसके बचाव के तरीके दो कम से कम दो तो याद रखना है तुम्हें ना। बचाव के तरीके, पहला, खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने के लिए उनमें प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिले जाते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देते हैं, हटा देते है। दूसरा होता है जो खाद्य पदार्थ होती है ना उनको वायु रोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए। मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, जो भी हम रोटी खाना खाते हैं ना, वो हमारे किसमें होना चाहिए, वायु रोधी बर्तनों में रखा होना चाहिए। अगर इसके उदाहरण की बात करें ना, तो देखो आलू की चिप्स की थैलियों में ऑक्सीजन को उठाकर उनमें नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है। और नाइट्रोजन गैस प्रभावित क्यों की जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति को कम कर देगा, जिससे वो खराब नहीं होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।